गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं गुप्त साम्राज्य के बारे में, जो कि बहुत ही एक खास साम्राज्य है प्राचीन इतिहास में। तो इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। चलिए पढ़ते हैं। तो गुप्त साम्राज्य का उदय तीसरी शताब्दी, मतलब एक टाइम पीरियड बताऊं तो 240 AD से लेकर, मतलब इधर स्टार्ट हुआ था इस टाइम पे 240 AD में, मतलब 240 ईसा पूर्व में स्टार्ट हुआ था। और इन्होंने अपनी राजधानी, मतलब जब स्टार्ट हुआ साम्राज्य तो इन्होंने अपनी राजधानी प्रयाग, मतलब इलाहाबाद, जिसका नाम ही प्रयाग हो गया है, इसे प्रयागराज कहने लग गए हैं अब। इससे पहले, मतलब प्रयागराज से पहले का इलाहाबाद कहते थे और उससे पहले प्रयाग कहते थे। तो उसके पास में एक जगह का नाम था, उसे कौशाम्बी कहा जाता था, जो कि बिहार या उत्तर प्रदेश में, शायद बिहार या उत्तर प्रदेश में, मुझे कंफ्यूजन है, आप चेक कर लेना। तो उन्होंने अपनी राजधानी कौशाम्बी रखी गुप्त साम्राज्य ने। और गुप्त वंश का संस्थापक हुआ श्रीगुप्त। मतलब बहुत से पेपरों में बताया जाता है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त वंश की स्थापना की थी, लेकिन ये गलत है। गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी। कब की थी? 240 ईस्वी में। और ये कब तक जिंदा रहा? 280 ईस्वी तक जिंदा रहा। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी हुआ घटोत्कच। घटोत्कच इसका पुत्र हुआ, जो कि उसने कब तक शासन किया? 280 से लेकर 320 ईस्वी तक। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम हुआ। अभी जो बताया था मैंने कि बहुत से पेपरों में बताया जाता है कि, या फिर बुकों में बताया जाता है कि गुप्त वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम था, लेकिन गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। समुद्रगुप्त प्रथम था। गुप्त वंश का प्रथम महान, मतलब सबसे खास वाला कहें तो चंद्रगुप्त प्रथम हुआ। यह 320 में गद्दी पर बैठा, मतलब घटोत्कच के मृत्यु के बाद ये 320 में बैठा। इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी, मतलब एक लिच्छवी राजा हुआ करता था, उसकी पुत्री राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। इसने महाराजाधिराज, मतलब राजाओं का भी राज, उसने उसकी उपाधि धारण की। गुप्त संवाद। गुप्त संवाद किसने स्टार्ट किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने, नहीं, चंद्रगुप्त प्रथम ने। मौर्य तो वो दूसरा वाला है। ये गुप्त शासन का है, इसे चंद्रगुप्त प्रथम ने किया। कब किया? 319 से 320 ईस्वी में। मतलब इन दोनों को एक टाइम पीरियड बताया गया कि इस टाइम के बीच में किया गया था गुप्त संवाद की स्थापना। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ, जो कि 335, एक कब बना समुद्रगुप्त? 335 ईस्वी में राजा बना। इसने आर्यभट्ट, मतलब जो भारत पर इसने शासन किया, तो इसने, मतलब उत्तर साइड के नौ नौ राज्य अपने, मतलब साम्राज्य में मिला लिए, और दक्षिण साइड के 12 राज्य इसने मिला लिए। इन विजयों के कारण इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अब नेपोलियन किसे कहा जाता है भारत का? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। इसने शासन कब से कब तक किया? 335 ईस्वी से लेकर 380 ईस्वी तक इसने शासन किया। समुद्रगुप्त का दरबारी हरिसेन था। अब हरिसेन, जिसने इलाहाबाद या प्रयाग प्रशस्ति लिखी, उसको हरिसेन कहा जाता था। वो समुद्रगुप्त का कवि था, दरबारी कवि। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। ऐसा अनुमान उसके सिक्कों पर उसे वीणा वादन करते हुए दिखाए जाने से लगाया जा सकता है। अब जो इतिहासकार हुए, मतलब जो भी इतिहासकार हुए, उन्होंने अब जो इस पर रिसर्च की, उसमें बताया गया कि जो सिक्के मिले हैं इनको, उसमें समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया गया। तो इससे अनुमान लगाया गया है कि समुद्रगुप्त संगीत संगीत प्रेमी था। समुद्रगुप्त ने विक्रांत की उपाधि धारण की। अब विक्रमंक विक्रमंक की उपाधि धारण की। इसे कविराज भी कहा जाता है, क्योंकि जो अभी वीणा बजाने वाला था, तो उससे अपन अनुमान लगा सकते हैं कि उसे कविराज भी कहा जाता है। उसे गाना भी आता होगा, क्योंकि वीणा बजाता था, वीणा के साथ कुछ तो आना चाहिए। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ। अब जो समुद्रगुप्त हुआ, उसका शासनकाल था 335 ईस्वी से लेकर 380 ईस्वी तक। अब चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ, जिसने 380 ईस्वी से शासन स्टार्ट किया। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत आया। अब फाहियान कब आया? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया फाहियान। शकों पर विजय उपलक्ष्य के चंद्रगुप्त
में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए। अब जो चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ 380 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा, तो इसने शकों पर विजय प्राप्त की। जो शक थे जिन्हों में वो रुद्र रुद्र रुद्रदामन हुआ एक शासक, उन उन लोगों पे इसने उनसे युद्ध किया और जीता। तो उसके उपलक्ष्य में उसने चांदी के सिक्के चलवाए। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त या गोविंद गुप्त हुआ। अब जो इनका उत्तराधिकारी हुआ या फिर पुत्र हुआ चंद्रगुप्त द्वितीय का, उसका नाम था कुमारगुप्त या आप उसे गोविंद गुप्त भी कह सकते हैं। उसका शासनकाल हुआ 415 से 454 ईस्वी। उसने क्या करवाया, उसने इसे याद रखिए कि किसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की, वो कुमारगुप्त ने कराई। और उसका शासनकाल कब से कब तक था, 415 ईस्वी से लेकर 454 ईस्वी तक। कुमारगुप्त एक का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त हुआ, जिसने शासन कब से कब तक किया, 455 ईस्वी से लेकर 467 ईस्वी तक किया। अब कौन हुआ कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी, उसका नाम था स्कंदगुप्त, जिसने कब से कब तक शासन किया, 455 एडी से लेकर 667 एडी तक। स्कंदगुप्त ने मतलब गिरनार पर्वत पर, मतलब जो कि रुद्रदामन ने इसका एक और बार मतलब इस झील को बनाया या फिर उसका जो भी सुधार करवाया, इसे बनाया मौर्य साम्राज्य में बनाया गया था। तो उसके बाद मतलब रुद्रदामन ने इसका मरम्मत करवाई। और उसके बाद अब जब गुप्त शासन आ गया, तो उसके बाद स्कंदगुप्त हुआ जो कि कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी था। तो इसने वो सुदर्शन झील को फिर से उसकी मरम्मत करवाई या फिर पुनरुद्धार किया, मतलब पुनः उद्धार, इसलिए उसे लिखा गया है पुनरुद्धार किया। अंतिम गुप्त शासक कौन हुआ, विष्णुगुप्त हुआ। गुप्त काल में उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। अब ये उज्जैन कहाँ पर स्थित है, जो कि अभी मध्य प्रदेश में स्थित है, जो जैसे भोपाल से शायद 2-2.5 किलोमीटर दूर है, मतलब उसे उज्जैन है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की। इनकी स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेखों में दीनार कहा जाता है। अब जो गुप्त काल में जो कि स्वर्ण मुद्राएं प्रचलित थीं, उनको अभिलेखों में दीनार कहा जाता है। इसे आप याद रख लेना कि आसानी से याद हो जाएगा। इसे क्या कहा जाता है, दीनार कहा जाता था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में संस्कृत भाषा का सबसे प्रसिद्ध कवि कालिदास थे। मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय मतलब बहुत खतरनाक बाला, समुद्रगुप्त के बाद वाला एक राजा हुआ। और उसके शासन काल में उसके राज्य में एक कवि रहा करते थे, उनका नाम था कालिदास। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाला आयुर्वेदाचार्य धन्वंतरी भी थे। अब कौन कौन थे चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति, एक कवि हुए कालिदास, दूसरे आयुर्वेदाचार्य हुए धन्वंतरी। पुराणों की वर्तमान रूप में रचना गुप्त काल में हुई। इसमें ऐतिहासिक परंपराओं का उल्लेख है। संस्कृत गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा थी। अब उनकी भाषा कौन सी थी, तो वो संस्कृत थी। भास के 13 नाटक इसी काल के हैं। अब जो भास के 13 नाटक हैं वो गुप्त काल में लिखे गए। अब जो एक क्षुद्रक एक जो व्यक्ति था, उसने उसने एक नाटक लिखा था जिसका नाम है मृच्छकटिकम, या फिर उसे आप कह सकते हैं माटी की खिलौना गाड़ी। मतलब मृच्छकटिकम का मतलब ही है माटी की खिलौना गाड़ी, जिसमें एक निर्धन ब्राह्मण के साथ वेश्या का प्रेम वर्णित है। मतलब ये जो एक निर्धन मतलब गरीब सा ब्राह्मण था और उसका मतलब अफेयर या फिर लव वगैरह करता था, वो एक वेश्या के साथ करता था। उसमें उसका एक नाटक दिया गया है। वो किसने लिखा है, वो क्षुद्रक ने लिखा। और कब लिखा गया था, गुप्त काल में। कालिदास की कृति, जो कि अभी हमने इससे पहले पढ़ा कि उसके कवि था कौन था, चंद्रगुप्त द्वितीय का कवि था कालिदास। अब उसने क्या लिखा, उसने लिखा उसकी कृति मतलब उसने एक अपना एक नाटक या फिर जो भी पोयम वगैरह जो भी लिखी, या फिर एक नाटकीय है, कहानी है, कहानी नहीं रियल है। अभिज्ञान शकुंतलम, राजा दुष्यंत एवं शकुंतला के प्रेम की कथा है। प्रथम भारतीय रचना जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषा में हुआ। इसको आप याद रखिए, कालिदास की क्या कृति है, अभिज्ञान शकुंतलम। इसमें राजा दुष्यंत एवं शकुंतला के प्रेम की कथा वर्णित है। मतलब इसमें इधर पे संस्कृत है, सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण, ये गलत है, इधर पे सांस्कृतिक है। सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है।
थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, आज के लिए इतना ही। हम अगली वीडियो में पढ़ने वाले हैं गुप्त काल के शासन के बाद और कौन कौन से शासन आए उनके बारे में हम पढ़ेंगे। और मेरे हिसाब से इसके बाद आया था, कौन सा काल आया गुप्त काल के बाद, अभी तो मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन कल की वीडियो में ज़रूर आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, आज के लिए इतना ही, देखते हैं कल की वीडियो में।